हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मानचित्र। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसके पहले हम लोगों ने ग्लोब को देखा था, और ग्लोब पे हमने क्या देखा था कि हमारी पृथ्वी पे कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। उसी तरीके से चपटी सतह पे पैमाने के माध्यम से पृथ्वी की सतह का एक भाग को दर्शाया जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। यानी कि सिंपल सी परिभाषा है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो देखिए, जब बहुत से चित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आप सभी के पास एटलस की बुक होंगी, उसमें आप लोग देखते होंगे कि सभी स्थानों के अलग अलग मानचित्र दिए रहते हैं। तो एटलस किसे कहते हैं, जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो वो एक एटलस बन जाता है। हमारी जो एटलस की बुक होती है उसमें तो बहुत सारे मानचित्र होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है, और ये जो एटलस होता है वो बहुत ही विभिन्न प्रकारों के होते हैं, और साथ ही उनमें अलग अलग पैमानों का उपयोग किया जाता है वैसे मानचित्रों को खींचने में। तो देखिए, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग एक ग्लोब से जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानकारी हमें एक मानचित्र से मिलती है। क्योंकि देखिए, जो ग्लोब होता है उस पर पूरे पृथ्वी को दर्शाया जाता है, पूरे पृथ्वी के महासागर, महाद्वीप, देशों को दर्शाया जाता है। लेकिन मानचित्र थोड़ा विशेषीकृत होता है, इसलिए हम लोग क्या जानकारियाँ किससे ज़्यादा प्राप्त करते हैं, मानचित्र से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके मुकाबले, ग्लोब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये विशेषीकृत होते हैं। पृथ्वी की कोई एक सतह को लेकर के उसका मानचित्रण किया जाता है, वो भी पैमाने के साथ, तो हम उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं ग्लोब के माध्यम से। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो मानचित्र होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है। तो देखिए, भौतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ में क्या क्या आती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप, ये सब आते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी कि वैसा मानचित्र जिसमें हम प्राकृतिक आकृतियों को देखते हैं, जैसे कि पर्वतों को देखते हैं, पठारों को देखते हैं, मैदानों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तो वैसे मानचित्र का नामकरण क्या किया गया है, भौतिक, और साथ ही साथ हम लोग उसको उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। राजनीतिक मानचित्रण, यानी कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों के राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अभी हमने क्या देखा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को जिसमें दर्शाया जाता था उसे हम भौतिक मानचित्र कह रहे थे। लेकिन जब किसी देश को दर्शाया जाए, उसकी सीमाओं को दर्शाया जाए, साथ ही देश के बहुत सारे शहरों, गाँव, नगरों को दिखाया जाए मानचित्र के माध्यम से, तो वो कौन सा मानचित्र कहलाता है, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया हो कि भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे और राजनीतिक मानचित्र किसे कहेंगे। अगर हमें जानना होगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो हम कौन सा मानचित्र देखेंगे, भौतिक मानचित्र देखेंगे, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। या फिर हमें कोई भी पठार, पर्वत या फिर नदियों के बारे में जानना है तो हम कौन सा मानचित्र ढूंढेंगे, भौतिक मानचित्र ढूंढेंगे, और फिर उसमें देखेंगे तो हमें सारी चीज़ों की अवस्थिति पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमें देखना होगा कि हमारा प्यारा भारत देश कहाँ स्थित है तो हम कौन सा मानचित्र यूज करेंगे, राजनीतिक मानचित्र यूज करेंगे। उसी तरीके से हमें अगर देखना होगा कि चीन, अमेरिका, रूस जैसे बहुत सारे देश, या फिर उन देशों की राजधानियाँ, उनके राज्य, नगर, ये सब चीज़ें
के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम लोग कौन सा मानचित्र ढूंढेंगे, राजनीतिक मानचित्र ढूंढेंगे। और उसमें जब हम देखेंगे तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखते हैं तीसरे प्रकार के मानचित्र के बारे में, थीमेटिक मानचित्र। अब देखते हैं थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। विशेष जानकारियाँ जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को हम लोग किस प्रकार के मानचित्र में रखते हैं, थीमेटिक मानचित्र में रखते हैं। यानी कि अगर हमें जानना होगा कि सड़क कहाँ पे है, मतलब कौन सी सड़क कहाँ है, या फिर किस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो रही है, किसी क्षेत्र का वर्षा मानचित्र हमें जानना होगा, या फिर हमें वनों की अवस्थितियों के बारे में जानना होगा, तो हम कौन सा मानचित्र प्रीफर करेंगे, थीमेटिक मानचित्र। इस तरीके से अब हमें समझ में आ गया कि हम मानचित्रों को कितने भागों में बांट सकते हैं और किस मानचित्र से हमें किस प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी। तो अब सोचिए कि प्राकृतिक आकृतियों के बारे में अगर हमें जानना होगा तो हम कौन सी मानचित्र को देखेंगे, भौतिक मानचित्र देखेंगे। अगर हमें देश, राज्य, नगर के बारे में जानना होगा, राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे। और अगर हमें विशेष जानकारियाँ चाहिए होगी, जैसे किसी सड़क के बारे में, किसी वन की अवस्थिति के बारे में, वर्षा जहाँ होती है उन स्थलों के बारे में, चाहे फिर किसी भी प्रकार के उद्योग के बारे में, तो हम कौन सा मानचित्र देखेंगे, थीमेटिक मानचित्र देखेंगे। तो इस तरीके से हमने मानचित्र के प्रकार को देख लिया। अब हम जानते हैं कि जो मानचित्र होते हैं उनके 3 घटक होते हैं, यानी कि मानचित्र का निर्माण करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम किस किस चीज़ को अपने ध्यान में रख कर के मानचित्र का निर्माण करते हैं, उसमें 3 घटक हैं। पहली दूरी, दिशा और प्रतीक। जो पहला घटक है वो है दूरी। जब दूरी को कागज़ पर दिखाया जाए या उस स्थान के वास्तविक लक्षण भी न हटे, यानी कि जब दूरी को कागज़ पर दिखाया जाता है और उसका वास्तविक लक्षण भी नहीं हटता है, यानी कि कहने का तात्पर्य आप समझो कि मान लिया हमारा जो भारत देश है उसका कोई एक क्षेत्र है वो 4000 किलोमीटर का है, ठीक है। और जब हम उसे मानचित्र पर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे 4000 किलोमीटर का तो बना नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है, इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि उसका जो वास्तविक स्थान जो है, यानी कि वास्तविक जो उसकी दूरी है और जो उसके वास्तविक लक्षण है वो हटे भी नहीं और वो अच्छे से ड्रॉ भी हो जाए। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम लोग कागज़ पे उसके वास्तविक लक्षण के साथ हम मानचित्र में व्यक्त कर देते हैं। अब देखिए, ऐसा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए जिसके आधार पर हम उस दूरी को कागज़ पर व्यक्त कर सकते हैं उसके वास्तविक लक्षण के साथ। तो देखिए पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी कि स्थल पर जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र पर दिखाया गया है उसका अनुपात क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। यानी कि मान लिया किसी स्थल की, जैसे अभी मैंने बात की कि 4000 किलोमीटर का कोई क्षेत्र है, तो उसे हम लोग जब दिखाएंगे मानचित्र पे, तो मान लिया मानचित्र पे हमने उसे 40 सेंटीमीटर का दिखाया है, ठीक है। तो पैमाना उसका क्या हो जाएगा, 4000/40। तो वो क्या कहलाएगा, उस मानचित्र का पैमाना कहलाएगा। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। अब देखिए, जो पैमाने होते हैं वो 2 तरीके से उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि पहला जो होता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, यानी कि छोटे पैमाने वाले मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, छोटे पैमाने वाले मानचित्र हम लोग कब बनाते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश आदि को दिखाना होता है, तब छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कि हमें जब बड़े बड़े स्थलों को दिखाना होता है, जैसे बड़े महाद्वीप को दिखाना है, बड़े से महासागर को दिखाना है, तो हम लोग कौन सा पैमाना उपयोग करते हैं, छोटा पैमाना उपयोग करते हैं। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। यानी कि जिन मानचित्रों का निर्माण छोटे पैमाने के साथ किया गया है, यानी कि छोटे पैमाने का उपयोग करके किया गया है, वैसे मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई स्थल 500 किलोमीटर का है तो मानचित्र पर उसको अगर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाए तो ये क्या कहलाएगा, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहलाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 और 500 में बहुत अंतर है।
तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है छोटे पैमाने वाले मानचित्र इसको कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं। जब एक छोटे स्थल वाले भाग जैसे गांव, शहर आदि को कागज़ पे दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी हमने बड़े क्षेत्रफल को मानचित्रण किया था तो हम लोग क्या यूज़ किए थे, छोटे पैमाने का यूज़ किए थे। लेकिन जब हमें छोटे क्षेत्रफल को दिखाना होता है, जैसे कि गांव, शहर आदि को दिखाना होता है कागज़ पर, तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी कि जब किसी मानचित्र का निर्माण बड़े पैमाने के साथ किया जाए, यानी कि बड़े पैमाने का उपयोग करके किया जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी या बड़े पैमाने वाले मानचित्रों से। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उनसे हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। किसकी अपेक्षा? छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि जो मानचित्र होते हैं उनसे हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मानचित्र में भी कैसे तरह के मानचित्र होते हैं, एक छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। अब इन दोनों में से हमें ज़्यादा जानकारी किससे प्राप्त होगी, तो वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र से प्राप्त होगी। तो यहाँ तक अब हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही पैमाना क्या होता है और मानचित्र का जो घटक है दूरी वो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मानचित्र के दूसरे घटक दिशा के बारे में। तो देखिए, दिशाओं से तो आप लोग सभी परिचित होंगे क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। और इन्हीं चारों मुख्य दिशाओं को हम लोग प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि 4 मुख्य दिशाओं के नाम बताओ या प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, तो हम लोग उनको बताएंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। और बीच की भी दिशाएं होती हैं जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब हम लोग पढ़ेंगे दिक्सूचक के बारे में। तो देखिए, दिक्सूचक क्या होता है। दिक्सूचक वास्तव में एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो यंत्र है ये हमें किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाने में मदद करता है। अब आप सोचिए कि ये कैसे मदद करेगा। तो इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर होती है। यानी कि हम किसी भी स्थान पर हो, चाहे हम रूस में हो, चाहे हम चीन में हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, और हमें उस जगह का दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सी दिशा किधर है, तो हम किस यंत्र की सहायता ले सकते हैं? दिक्सूचक यंत्र की सहायता ले सकते हैं। और इस यंत्र की सहायता से हमें उत्तर दक्षिण दिशा के बारे में पता चल जाएगा, तो उससे हम पूर्व और पश्चिम दिशा के भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसका पिक्चर देख लेते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं कि ये यंत्र होता कैसा है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दिशाएं हैं जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और ये चारों जो हैं वो मुख्य दिशाएं हैं। और इसके बीच की जो दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पश्चिम है। और ये चारों क्या कहलाएंगी? ये चारों जो हैं ये कहलाएंगी बीच की दिशाएं। और मुख्य दिशाएं जिन्हें हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये दिक्सूचक यंत्र है, अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा कि ये हमें किसी भी स्थान पे उसकी दिशा की जानकारी प्राप्त करवाती है। और उसमें जो हमने सुई की बात की थी ना, यही है वो सुई। और ये सुई का जो हमेशा फेस होता है वो कहाँ होता है? नॉर्थ साइड होता है और साउथ साइड होता है। यानी कि इस यंत्र की सहायता से हम प्रधान दिग्बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, इस बारे में हमें यहाँ से पता चल सकता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मानचित्र के तीसरे प्रमुख घटक प्रतीक के बारे में। तो देखिए, जैसे कि प्रतीक से ही हमें पता चल रहा है कि प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। तो चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों आदि को दिखाने के लिए कुछ निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया गया है।
उसे प्रतीक कहते हैं। यानी कि देखिए, हम लोग जब मानचित्र बनाते हैं तो अगर हम उस पर चित्र बनाने लगे कि जो घर है वैसा घर बना दो, जैसा सड़क है वैसा सड़क बनाओ, जैसी जो चीज़ें हैं वैसा बनाओ, तो फिर मानचित्र बनने से रहा। यानी कि हम लोग एक छोटे से कागज़ पे वैसा मानचित्र तैयार नहीं कर सकते जिसमें कि हम उसके पूरे वास्तविक स्वरूप को दिखाएं। तो फिर क्या किया गया है, हमने कुछ रंगों, कुछ छायाओं, कुछ अक्षरों और फिर कुछ रेखाओं का प्रयोग करके उसे दर्शाया है। तो यानी कि हमने क्या किया, वास्तविक चीज़ों को प्रकट ना करते हुए उसका हमने एक प्रतीक बना लिया। यानी कि उसकी जगह पे हमने कुछ साइन तैयार कर लिया, जो अब हमें जब भी वो वास्तविक चित्र बनाना होगा तो हम उसका वास्तविक चित्रण न करके वहाँ पे उसका प्रतीक बना दें, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। यानी कि सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि प्रतीक क्या होता है तो हम उसे बताएंगे, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों आदि को दिखाने के लिए कुछ निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वो प्रतीक कहलाते हैं। अब देखिए, यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो प्रतीक होते हैं वो स्थान बहुत कम लेते हैं और इनसे हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होती है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यह रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। यानी कि ये जो प्रतीक हैं इसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो मानचित्र होता है वो सभी जगह एक ही होता है। यानी कि ऐसा थोड़ी कि हम भारत देश में रहते हैं तो हमारे लिए भारत का मानचित्र अलग है और कोई अमेरिका में बैठा है उसे देखना है कि भारत का मानचित्र कैसा, तो उसके लिए अलग मानचित्र होगा, ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब है कि जो पर्वत पठार या जो भी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं तो हम लोग के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए तो वो सेम ही है। तो क्या किया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई गई है कि चलो ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग इसके स्थान पे प्रयोग करेंगे। तो जो भी चिन्ह और फिर आकारों को या फिर चित्रों को मान्यता दी गई है प्रतीक के रूप में, उस ऐसे ही नहीं दे दी गई है कि मेरा मन किया तो चलो मैंने बता दिया कि जब पहाड़ होगा तो हम यहाँ पे ऐसा चित्र बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है कि हम इस चीज़ के स्थान पर ऐसा प्रयोग करेंगे, ऐसा चित्र बनाएंगे। और उस वैसे प्रतीकों को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक। ऐसा इसलिए है ताकि सभी देश के लोग, सभी लोग जितने भी हमारे पृथ्वी पे लोग रहते हैं, सभी लोग एक जानकारी को एक तरह से प्राप्त कर सके। अगर हमें अमेरिका में घूमना होगा और फिर हमें अगर चीज़ों के बारे में अलग जानकारी होगी और वहाँ के लोगों को उस चीज़ों के बारे में अलग जानकारी होगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। चाहे अगर कोई हमारे देश में आता है तो उसे मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है, सभी के बीच एक सहमति बनाई गई है और ये फिक्स किया गया है कि नहीं, इन चीज़ों के लिए हम लोग ये चिन्ह को डन कहते हैं, यही चिन्ह बनाएंगे हम लोग इस स्थान पे। तो देखिए, जैसे कि नीला रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशय के लिए। अगर हमें कहीं मानचित्र पर जलाशय बनाना हो तो हम पूरा जलाशय तो नहीं बना सकते, जितना वो है वो तो नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीला रंग से दिखा देते हैं कि जहाँ भी मानचित्र पे नीले रंग का प्रयोग किया गया है वहाँ पे समझना है कि जलाशय है, और जहाँ पे भूरे रंग का प्रयोग किया गया वहाँ पे पर्वत है। साथ ही जहाँ पे पीला रंग मिलेगा उससे हमें समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे पठार है। और फिर जो मैदान होते हैं उसे हम लोग हरे रंग से दिखाते हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि हरा रंग मैदान के लिए उपयोग होता है, पीला रंग पठार के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए और नीला रंग जलाशयों के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतीक क्या होते हैं और फिर रूढ़ प्रतीक हम किसे कहते हैं। तो देखिए, आपके बुक में बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक को दिखाया गया है, तो हम एक बार उस चित्र को देख लेते हैं कि किस चीज़ों के लिए कैसे चिन्ह तैयार किए गए हैं। और उस चिन्ह को आप लोग देख करके अपने माइंड में सेट करेंगे और जब भी आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चिन्ह है, अच्छा यानी कि यहाँ पे रेलवे लाइन होगा, यहाँ पे ये चिन्ह है तो अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हमें उसका उपयोग भी करना है याद करके। तो चलिए हम चित्र को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ लिया प्रतीक के बारे में, तो अब हम जानते हैं रेखा चित्र के बारे में। हम लोगों ने मानचित्र को तो जान लिया, अब जानते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। एक आरेखन जो कि पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और यह स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी कि ऐसा आरेखन जो पैमाने पर आधारित ना हो। हमने मानचित्र के बारे में क्या पढ़ा था कि वो पैमानों
की मदद से बनाया जाता है, यानी कि पैमानों पर आधारित होता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है उसमें पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता। वो ऐसे ही जैसे कि आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो, आपको उन्हें रास्ता बताना है, तो आप ऐसे ही अपने याददाश्त के हिसाब से और फिर स्थानीय रूप से आपने जो जो देखा था उसके आधार पर आपने कोई रेखा चित्र तैयार कर दिया कि और वो उससे समझ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। और आप जो अपने याददाश्त से और स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर जो रेखा चित्र बनाओगे उसे ही हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो अब आपको ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमसे अगर कोई अंतर पूछे कि मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक में पैमाने का उपयोग किया जाता है और एक में नहीं। रेखा चित्र अपने याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण के आधार पे हम लोग तैयार कर देते हैं, बना देते हैं। उसमें हम लोगों को पैमाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें उसमें ये नहीं ध्यान रखना होता है कि हमें बिल्कुल वास्तविक के आधार पर बनाना है। हम बस हमें जो याद होता है वैसे बना देते हैं। लेकिन मानचित्र में बहुत कुछ ध्यान रखना होता है, उसका वास्तविक लक्षण को ध्यान में रखते हुए पैमाने का उपयोग करके मानचित्र तैयार किया जाता है। लेकिन रेखा चित्र में ऐसा नहीं होता। अब देखिए खाका क्या होता है। एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहा जाता है। यानी कि कोई भी बहुत छोटा सा क्षेत्र है और उसको आपने बहुत बड़ा करके दिखाया है तो वो क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। देखिए किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। यानी कि अगर हमें जानना हो कि किसी कमरे की क्या लंबाई चौड़ाई है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तो मानचित्र से तो ये ज्ञात हो नहीं सकता है। मानचित्र से तो हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, पर्वत पठार वो सब कहाँ स्थित है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो वो हम मानचित्र के द्वारा पता नहीं कर सकते। तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, खाका की। और उस वैसा रेखा चित्र जिसमें हम लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हैं और जिससे हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो अब आपको रेखा चित्र और खाका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपली छोटे क्षेत्र को अगर हम बड़े पैमाने पर खींच कर दिखाते हैं तो वो चित्र क्या कहलाती है, खाका कहलाती है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में हमने मानचित्र को समझा, मानचित्र के प्रमुख घटक के बारे में जाना, साथ ही हमने ये भी जाना कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और फिर किन किन चीज़ों को हम लोग प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता देते हैं और वो प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।